एक बार अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही है ईरान, इसराइल और अमेरिका की उस जंग का जिक्र हो रहा है, मगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो वक्तन वक्तन हर लम्हे ऐसी खबरें ईरान से आ रही हैं जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए बहुत तकलीफदेह खबरें हैं, क्योंकि सरजमीन ईरान वहाँ पर जो इस वक्त जंग मुसलत की गई है उस जंग को होना तो नहीं चाहिए था, जो कि खुद अब अमेरिका के अंदर से भी यही आवाज़ उठ रही है, जो कि अब सुनाई दे रही है पूरी दुनिया को, क्योंकि अमेरिका के भी जो है मुख्तलिफ सेनेटर और कांग्रेस के जो है में बैठे हुए लोग जो है वो कह रहे हैं कि इस जंग और ख़ास तौर पर ईरान से उस तरह से ख़तरा लाहक नहीं था जो कि समझा गया, या फिर इसराइल के इमा पे जंग में कूदा गया जो कि नहीं होना चाहिए था। साजिद अरबी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर फरमाइएगा कि वक्तन वक्तन जो खबरें आ रही हैं बड़ी वो तकलीफ़देह हैं। जो है अभी भी ख़बर जो आई वो बड़ी अहम थी कि जो है अली खामनेई साहब के जो वाइफ थी एहलिया जो थी, उनकी भी जो है शहादत हो चुकी है। जी, बहुत ही अफसोसनाक खबर। लेकिन आप देखें कि जिस तरह का वो सारी तबाही मचाई वहाँ पे, जो शायद पहले भी आप लोग बात कर चुके हों कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से वो सारा कुछ हुआ, और काउंटर इंटेलिजेंस का फेलियर था कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट कहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। हालांकि वो बड़े सॉलिड कंक्रीट बंकर्स अंडरग्राउंड होते हैं, लेकिन इतनी सॉलिड खबर थी कि जिसके ऊपर उन्होंने 30 मिसाइल्स उसी स्पॉट के ऊपर मारे जी। तो वहां तो फिर किसी का बचना मुहाल था। इंतहाई अफसोसनाक है, और मैं समझता हूँ कि वो जो 150 से ज्यादा तालिबात शहीद हुई हैं मदरसे के, उनके स्कूल के कॉलेज के ऊपर जो इन्होंने बमबारी की है, तो पहली बात ये कि इनके लिए एथिक्स कोई नहीं है। जो कि इनके लिए बच्चों को मारना या किसी को मारना, इनके लिए एथिक्स कोई इनसे नहीं है। ट्रंप ने जैसे कहा कि मैं मेरी अपनी मोरालिटी रही है, मेरी अपनी अखलाकियात है, मैं उसके हिसाब से चलता हूँ, तो प्रैक्टिकली अखलाकियत का वजूद नहीं है इनके पास। तो आपने जैसे अभी ब्रेकिंग न्यूज दी, बहुत अफसोस की बात है, अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे। लेकिन ये कि इस सब के बावजूद जो एक बड़ी पॉजिटिव चीज नजर आती है कि ईरान की जो उनका एक सेकंड ईयर थर्ड ईयर की जो उन्होंने प्लानिंग की हुई थी, उसने कहीं पे कोई ब्रेक नहीं आने दी, और अभी तक तो वो बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ चल रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि अमेरिका के अंदर से मैं बहुत सारी पोस्ट देख रहा था, बहुत सारे लोग वहां पे आवाज उठा रहे हैं, और आई थिंक दुआ भी है हमारी कि ये दोनों को ऐसी हजीमत उठानी पड़े कि जैसे वो पहले बात की थी हमारे दोस्त ने कि ये बिल्कुल ये गोरबचोव साबित होंगे, मोदी इधर पे और ट्रंप वहां पे, इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पे बड़ा अहम है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले भी हमने बात की कि अगर जो कि 80 के दहाई से लेके अब तक जो लोग ईरान गए हैं या जिनका जाना हुआ है, मैं समझता हूं कि ईरान में जिस तरह से क्या शानदार तालीमी इदारे थे, क्या शानदार उनका सेहत का निज़ाम था, क्या शानदार उनकी एजुकेशन की, क्या शानदार उनके एयरपोर्ट थे, क्या शानदार उनके रास्ते थे, और अगर निस्बतन अगर मुकाबला किया जाए कि एशिया में अमूमन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और कई और ममालिक हैं जिनके साथ कह सकते हैं कि मुकाबले से भी अच्छे थे, तो उसके बावजूद लोग खुश थे, सब चीज़ें थी। तो ये दुनिया को, जो दुनिया से लोग आते थे ईरान, चाहे वो ज़ियारतों पे आए या वैसे जो टूरिज़म जो कहें रिलीजन टूरिज़म, जो वहाँ पे काफ़ी तादाद में पूरे यूरोप से, अमेरिका से आता था, तो वो यकीनी तौर पर इस चीज़ को नोट भी करता था, बताता भी था, मगर उसके बावजूद जो है दुनिया को वहाँ पर खासतौर पर इसराइल को, अमेरिका को नज़र क्या आया, खामी क्या नज़र आई? देखिए, नजरियाती जंग एक नंबर 1 ये, नंबर दूसरा जॉन गाल्टन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल इंपीरियलिज्म। उस स्ट्रक्चर से ईरान आज़ाद हो गया था। जो ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं उन्होंने 3 स्टेजेस में आज़ादी हासिल की। पहली आज़ादी सियासी आज़ादी थी, जिसमें जिन्ना थे, सुकार्नो थे, गांधी थे, नेहरू थे, और फिर नेल्सन मंडेला जो थे वो आखिरी थे। दूसरा जो वेव चली थी वो माशी आज़ादी की चली थी, ग्रुप ऑफ 77 की 1970s में, जो उन्होंने डिमांड की यूनाइटेड नेशन के अंदर कि जनाब आपने हमें लूट कर, प्लंडर हमारा करके, हमारे खजाने ले जाकर, हमें कॉलोनाइज करके आपने तरक्की हासिल की और हमें पसमानदा रखा, तो 1% ऑफ योर जीएनपी मस्ट बी स्पेंट ऑन आवर डेवलपमेंट। और तीसरा जो वेव था वो कल्चरल आज़ादी का था, और इसे कहते हैं रियल इमेंसिपेशन, जिसको न्यो मार्क्सिज्म और मार्क्सिज्म इसको आइडेंटिफाई करता है
कि इमेंसिपेशन हकीकी आज़ादी क्या है, और वो सकाफती आज़ादी थी जहां पे विंडो ऑफ माइंड को खोलें, नॉलेज की फ्रेश एयर लें, लेकिन आप मॉडर्नाइजेशन लें, वेस्टर्नाइजेशन न लें। तो ये पहले जो मगरिब जदगी थी उससे आज़ादी थी, और ये बुरा लग रहा था वेस्ट को, क्योंकि इजराइल एक्सटेंशन है वेस्टर्न इंपीरियलिज्म की, तो लिहाजा उन्होंने ईरान के ऊपर चढ़ाई कर दी। आज आप देखिए कि वेस्ट का मोरल जो प्रिंसिपल है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब न बनाए। क्यों न बनाए? इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों है? अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सदर मैक्रोन कह रहे हैं कि अपने न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर हम इजाफा करेंगे और दुनिया को हमें नंबर बताने की जरूरत नहीं है। किस कानून के तहत वो ये बात कर रहे हैं? और फिर आप जंग करते हैं और फिर पछताते हैं। आज प्रेसिडेंट ट्रंप पछता रहे हैं। अभी रिसेंटली अभी दोबारा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जो मिनिस्टर फॉर वॉर हैं, या जिसे सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहते हैं, हैक्सिन, वो बयान कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ हमने जंग की शुरुआत नहीं की। यानी बेशर्मी की और डटाई की हद है कि पूरा अमेरिका कह रहा है कि आपने जंग क्यों की है, वो कहते हैं जी हमने जंग का आगाज नहीं किया। तो कहने का मकसद ये कि इन लोगों के कोई प्रिंसिपल नहीं है। और याद रखें कि जब इब्ने खुल्दून और जॉन पॉल कैनेडी के मुताबिक जब अक़वाम का तनज़्ज़ुल होता है तो वो इनएप्ट पॉलिसीज बनाता है, वो ओवर स्ट्रेचिंग करता है, वो इधर भी पंगे करता है, उधर भी पंगे करता है, और ये सब करता है गुरूर में आके। तो इस वक्त ये गुरूर की हालत में है। और फिर एक गुरूर तो पाकिस्तान ने तालिबान का तोड़ा है, और उनके जो एक नुमाइंदे हैं अंदर के, वो पाकिस्तान विजिट पे कर रहे हैं और पाकिस्तान को ये वादा करने लगे कि अगर मुझे सीट पे बिठा दें तो मैं ये सारे मुजरिमीन आपके हवाले करूंगा, और जो रेडिकल तालिबान है उनको सबको पावर से निकालूंगा। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है, जो तालिबान को इस्लामी समझते हैं उनके लिए ये बहुत अहम खबर है कि जो टीटीपी है उसके शूरा के जो हेड हैं कारी खालिद साहब, उन्होंने फतवा दे दिया है कि ईरान के खिलाफ जहाद करें और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जहाद करें। तो अब इनकी असलियत ये है, इनका गुरूर भी हमने तोड़ दिया है, और अमेरिका का जो गुरूर है वो अब ईरान मट्टी में मिला रहा है, और नेतन्याहू तो मेरा ख्याल है मारा जा चुका है। मगर आपने उनको साहब नहीं कहना चाहिए, उनको दहशतगर्द कहना चाहिए। उन दहशतगर्दों ने अगर ये फैसला किया है तो कम से कम ऊपर जो अल्लाह की ज़ात है वो उसने भी कुछ ना कुछ फैसला किया होगा। ऐसा नहीं है कि ज़मीन पर जो ये खुदा बन के फिर रहे हैं, जो फैसला कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जी सर, नेतन्याहू की जो खबर आ रही है, जो कि हो रही है मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, कोई कंफर्मेशन है? आपने भी कहा कि नेतन्याहू मारे गए हैं, कोई ऐसी खबर? जी हाँ, इसकी वजह यह है कि अभी तक इजरायली मीडिया से इसकी तरदीद नहीं आई है। वॉर कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी होता है और डिफेंस मिनिस्टर भी होता है और की जनरल भी बैठे होते हैं, और उसमें सारी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई थी। 7 लाशें उन्होंने सुबह के वक्त निकाली थी। जब की जनरल्स की 7 लाशें निकली तो बाकियों के बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। और फिर ईरान के जो सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हैं, स्पेशली जो थर्ड उनकी कैटेगरी है इसकी, जिसे वो खैबर शिकन भी कहते हैं, और इसके साथ साथ वो खुर्रम 4 का भी नाम ले रहे हैं, और संजील भी गालिबन उसका नाम है, और इसके साथ फतह मिसाइल हैं। वो हैवी पेलोड ले जाने की सलाहियत रखते हैं, और वो 7 पार्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। आपको याद होगा 12 दिनों की जंग में ईरान ने आखिर में ये मिसाइल इस्तेमाल किए थे, तो उससे बचना तकरीबन नामुमकिन है। तो अब तक जो खबर है वो नहीं आ रही। नेतन्याहू या तो मुल्क से बाहर फरार हो चुके हैं या फिर मारे जा चुके हैं, दोनों में से एक बात। बिल्कुल साजिब साहब, अगर आपसे बड़ा अहम सवाल कि अब कुछ ये जो मनाजर नज़र आ रहे हैं कि खुद जो है इसराइल के अंदर जो अपोजिशन है, बारहा वो आपने उस वक्त भी मनाजर देखे जब नरेंद्र मोदी ने स्पीच शुरू की, तो उस वक्त तमाम के तमाम वो लोग उठ के चले गए और नरेंद्र मोदी की आमद को, उसको, हिंदुस्तान की दोस्ती को वो अच्छा नहीं मानते थे, और ख़ास तौर पर नेतन्याहू के तमाम उन फैसलों से वो इत्फाक भी नहीं करते थे। मगर ऐसे मनाजर भी आज नज़र आए जो कि अब वहाँ पर खुद लोग जो है कम से कम रास्तों पे हैं, रोडों पे हैं, और पुलिस और जो आम शहरी और जो उनकी फ़ौजियों के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी चल रही है वो भी बड़ी अहम है कि अब वहाँ पर लोग कम से कम एहतजाज तो कर रहे हैं, पुलिस और अपनी फ़ौज के साथ लड़ भी रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पहले भी हो चुका है। पिछली दफा भी जब ईरान के साथ इनका हुआ था, ईरान इजराइल का जो पिछले जून में हुआ था, तो उसके बाद भी वहां पे बहुत सारी आवाजें उठी थी। और बल्कि अमेरिका में बड़ी स्ट्रॉन्ग एक ज्यूइश कम्युनिटी है जो कहते हैं कि वी आर ज्यूइश,
हम जायनिस्ट नहीं है, नेतन्याहू और उसका गैंग जो है ये जायनिस्ट है, बिल्कुल। तो विद इन इजराइल भी है। और अभी जिस तरह की खबरें आ रही, अल्लाह करे ये साबित हो, तो फिर तो मेरी तरफ से आप सबकी ट्रीट बनती है। अगर नेतन्याहू जो है वो जिंदा हालत में बरामद नहीं होता, तो उसके बाद तो ये जो ग्रुप है जायनिस्ट का, आई थिंक इसको भी हिट पड़ेगी डेफिनेटली। और आवाजें उसके अंदर से उठ रही हैं, क्योंकि ये लोग बड़े सेफ एनवायरनमेंट में रहने के आदी हैं। ये गजा वाली हैं कि 70,000 जाने गवा के भी वो रोजे रख रहे हैं। वो आपको लगता है वो नई बमबारी देख के कि उनके अंदर कोई ऐसी बुरी हालत है कि वो हिलजुल नहीं सकते, जनाजे उठा रहे हैं, कम कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं। तो ये जो सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, और उससे भी ज्यादा अमेरिकी अपनी 5 लाशें भी उठा के, इनको वो तकलीफ होगी जो 70,000 फलस्तीनियों को भी अपनी जाने गवा के नहीं होती। तो ये आवाजें उठेंगी और डेफिनेटली उठेंगी। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर साजिद हबीब साहब, दफ़ाई तजिया निगार, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इरसा साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी आर बलूच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चारों मेहमानों का शुक्रिया। यकीनन तय है कि आज कोशिश की कि ईरान और जो है अमेरिका और इसराइल की जो इस वक्त जंग चल रही है, जो इस वक्त सूरत हाल है, उस पर बात करें। और तमाम मेहमानों का जो नुक्ता नज़र था वो बड़ा अहम था कि अब अमेरिका और बिलखुसूस पूरी दुनिया ये समझ रही है कि ये जंग करनी नहीं थी, मगर जिस तरह से अमेरिका ने पहल की है तो नताइज जो आएंगे वो बड़े ख़तरनाक आएंगे। कल तक आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।